इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में खुले मोर्चे की, बिहार में सियासत में मचे बवाल की। देखेंगे महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह के दौरे पर कैसे महायुति का टकराव आया सामने, राजस्थान विधानसभा में क्यों भड़के कांग्रेस के विधायक, जानेंगे तमिलनाडु सरकार को केंद्र को दिए जवाब को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एडवोकेट बिल पर मोदी सरकार के यूटर्न की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा में आतिशी होंगी नेता विपक्ष, आप विधायक दल की बैठक में फैसला, 24 फरवरी से शुरू हो रहा असेंबली का पहला सेशन। 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन, बेलगाम सत्र के प्रस्तावों पर होगा मंथन, पार्टी के भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा करेंगे तैयार। तेलंगाना टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 8 मजदूर फंसे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को चुनौतियों का करना पड़ रहा सामना। बार बार अपराध करने वालों के लिए जेल जाना अनिवार्य, बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने $21 मिलियन की मदद पीएम मोदी और भारत को दे दी है। उसके बाद से ही देश की सियासत में बवाल मच गया है। विपक्ष सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग कर रहा है और पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है, और अब विपक्ष की डिमांड में बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं। और बीजेपी नेता ने तो पीएम मोदी को सीधे सीधे चेतावनी ही दे दी है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा खुलासे ने बवाल मचा दिया। अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया गया और पैसा कहां है। यानी ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने पीएम मोदी को $21 मिलियन दिए थे। ट्रंप के बयान पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष को बीजेपी के दिग्गजों का साथ मिल गया है। खास बात यह है कि ट्रंप के इसी बयान पर बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को घेर लिया है। और सिर्फ घेरा ही नहीं है, बल्कि स्वामी ने बाकायदा ट्वीट लिखकर सीधा पीएम मोदी को धमकी दे डाली है। उन्होंने लिखा कि अगर मोदी $21 मिलियन लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजने से इनकार करने वाला बयान नहीं देते हैं, तो मैं जनहित में मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दायर करूंगा। अब बीजेपी सांसद के ट्वीट के बाद से बीजेपी और खासकर पीएम मोदी दबाव में आ गए हैं। अब सभी की निगाहें मोदी पर टिकी हुई हैं कि आखिर अब पीएम मोदी क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी नेता ने ये बता दिया है कि अगर पीएम इस पर भी ट्रंप को जवाब नहीं देते हैं तो उनके मौन को उनकी स्वीकृति मान लिया जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने की बात बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, तो बीजेपी को झटका उसके सहयोगी भी देने को तैयार दिख रही हैं। बीजेपी बिहार में सीएम पद पर नजर टिकाए हुए है, लेकिन वो नीतीश कुमार की गुगली में फंसती दिख रही है। तो कैसे नीतीश बीजेपी को दे रहे हैं झटका, देखिए रिपोर्ट। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। इस पोस्टर के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार की राजनीति में एंट्री तय मानी जा रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। निशांत के समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी निशांत कुमार के पक्ष में बयान दे चुके हैं। अब जिस तरह से लगातार मीडिया के सामने आकर निशांत कुमार भी बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनकी सियासत में एंट्री तय हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने निशांत को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। साथ ही कहा कि इससे जनता दल यूनाइटेड को बचाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश कर रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि निशांत की जेडीयू में एंट्री से बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस मामले में पार्टी की बेबसी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी निशांत के सियासी सफर को रोक नहीं सकती, लेकिन निशांत के जेडीयू में शामिल होने से बीजेपी के लिए सीएम पद जरूर दूर हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों के चलते ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन निशांत बीजेपी के प्लान को पूरी तरह से फेल करने की तैयारी में दिख रहे हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने निशांत को लेकर बयान दिया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आरजेडी भी निशांत को लेकर कोई प्लान बना रही है। नीतीश ने बीजेपी की योजना को पटरी से उतार दिया है, तो बीजेपी के दूसरे सहयोगी भी उसकी परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे। शाह के कार्यक्रम को लेकर कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे इससे दूरी बना सकते हैं, जिसको लेकर सरकार में चिंता दिख रही थी। वैसे शिंदे अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन मंच पर जो नजारा देखा
उससे सरकार में टकराव सबके सामने आ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। हाल की कुछ कैबिनेट बैठकों में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए, जिससे ये साफ हो गया कि शिंदे इस गठबंधन से खुश नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान मंच पर कुछ ऐसा दिखा जिससे लोग कयास लगा रहे हैं कि सच में महायुति में खटपट अब भी है। दरअसल अमित शाह गृह विभाग की विभागीय बैठक के लिए पुणे आए थे। इस दौरान कार्यक्रम में जब एकनाथ शिंदे बोल रहे थे, तब अजित पवार अमित शाह के बगल में शिंदे की कुर्सी पर बैठे नजर आए। शुरुआती कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठे थे। अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बगल में बैठे थे, लेकिन जैसे ही शिंदे बोलने के लिए खड़े हुए तो अजित पवार उनकी सीट पर जाकर बैठ गए और अमित शाह देखते रह गए, जिसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच भी खटपट चल रही है। सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज है। शिंदे और सीएम फडणवीस के बीच तो पहले से ही खटपट देखने को मिल रही थी और अब शिंदे और अजित पवार के बीच भी तनातनी की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के अंदर टकराव की खबरें लगातार आ रही हैं। शाह के दौरे से इस पर ब्रेक लग पाएगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल राजस्थान में चल रहे विधानसभा सत्र पर भी उठ रहे हैं। 3 दिन से कांग्रेस के विधायक विधानसभा में धरना दे रहे हैं। विधानसभा में मंत्री के बयान पर माफी की डिमांड हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के धरने का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष धरने से उठने को तैयार है, लेकिन हमारी प्रमुख मांग है कि उन असंसदीय शब्दों को हटाया जाए जो देश के पूर्व पीएम के बारे में सदन में बोली गई है। सदन में ऐसा कहने वाले मंत्री माफी मांगे, साथ ही हमारे निलंबित विधायकों को बहाल किया जाए। टीकाराम जूली ने बीजेपी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सदन चलने नहीं देना चाहते हैं और न ही अपने मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं, क्योंकि सीएम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन मंत्री बात नहीं मान रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है, उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है और सत्ता के मद के अंदर मदमस्त है कि वो उसको सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती, उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, वो यहाँ पे खर्च हो रही है, उसके प्रति उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो बड़ी कई बार ये मैं सोचता हूँ इस बात को कि जो हंगामा करना, गतिरोध पैदा करना, ये तो विपक्ष का काम है। ये सत्ता पक्ष कब से करने लग गया। इनके मंत्री जो हैं वो हर बार जो है जितने भी गतिरोध हुए आप निकाल के देख लेना रिकॉर्ड, तो आपको लगेगा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके मंत्री खुद इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। हम पूछते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। सिर्फ इतनी सी बात है, सरकार को चाहिए मंत्रियों पर कंट्रोल करे। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने तकरीबन 5 से 7 बार, खुद मैंने अखबार में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि इनने मंत्रियों को क्लास लगाई है, कहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की भी बात को नहीं मान रहे। ये हालत तो इनके मंत्रियों की है। क्या सदन के अंदर भी हम जब जनता की आवाज यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ आके भी हम अगर जनता की समस्याओं का हल नहीं कर सके तो फिर मतलब क्या है यहाँ सदन के अंदर आने का। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 3 दिन से विधानसभा में धरना जारी है। अब तक सरकार से 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों वार्ता विफल हो चुकी है। अब कांग्रेस कल विधानसभा घेराव की रणनीति में जुट गई है। 2 दिन के अवकाश के बाद कल सुबह 11 बजे शुरू विधानसभा की कार्रवाई होगी। कांग्रेस मंत्री से माफी की डिमांड कर रही है तो विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के विधायकों पर ही सख्ती दिखा रहे हैं। साफ है, अगर सरकार टकराव का रास्ता नहीं छोड़ेगी तो सदन चलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे टकराव केंद्र और तमिलनाडु सरकार में भी दिख रहा है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने से तमिलनाडु सरकार ने इनकार कर दिया है और अब तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इसे लेकर केंद्र को खरी खरी सुना दी है। तो क्या कहा है स्टालिन ने, देखिए रिपोर्ट।
केंद्र की तरफ से तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को तमिलनाडु की सरकार लागू नहीं करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार इसके बदले 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश भी करती है तो भी उन्हें NEP मंजूर नहीं है। स्टालिन ने कहा कि उनका ये विरोध केवल हिंदी थोपने की कोशिश को लेकर नहीं है, बल्कि इस नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जो छात्रों और सामाजिक न्याय प्रणाली पर गलत असर डाल सकते हैं। स्टालिन ने कहा कि NEP छात्रों को स्कूल से दूर कर देगी और कमजोर वर्गों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी इसका असर दिखाई देगा। उन्होंने NEP के तहत तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षाओं और कॉलेज प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इस बीच स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 2,000 करोड़ रुपए जारी नहीं कर रही है। इसके लिए PM मोदी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। NEP के तहत 3 भाषा नीति की अनिवार्यता पर विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति को अपनाया हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 3 भाषा की नीति राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश है। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नई शिक्षा नीति किसी भी राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में नई शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है, उससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है, साफ कर दिया है कि वो केंद्र के आदेश को नहीं मानेंगे। वैसे भाषा को लेकर विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही राज्यों ने अपनी बसों को दूसरे राज्य में जाने से रोक दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं रोक दी गई हैं। ये फैसला महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन MSRTC और कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन KRTC ने मिलकर लिया है। पूरा विवाद दोनों राज्यों के बस ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई से जुड़ा है। सबसे पहले कर्नाटक के बेलगावी, जहां मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां मराठी में बात नहीं करने के चलते बस कंडक्टर महादेव हुक्केरी को पीटा गया। अगले ही दिन कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गोइलाल में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC के बस ड्राइवर भास्कर जाधव पर हमला किया गया। इसके जवाब में शिवसेना UBT के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर में एक कर्नाटक बस पर काला रंग डाल दिया और उस पर अपनी पार्टी का झंडा लगा दिया। विवाद को शांत करने के लिए दोनों ही राज्यों के परिवहन अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। कर्नाटक परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि हमने महाराष्ट्र जाने वाली बसों की संख्या सीमित कर दी है और स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल दोनों राज्यों के बीच उत्तरी कन्नड़ के बेलगावी, खानापुर, निप्पानी, नंदगाड और कारवार को लेकर विवाद चल रहा है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निप्पानी, नांदगाड और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। इसे लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया था। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक से 814 गांव दिलाने की मांग की थी। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कर्नाटक मामले की सुनवाई में गैर हाजिर रहकर जिरह से बचता रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात वकीलों के आगे झुकी मोदी सरकार की। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का ऐलान किया। इसके लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लाने की तैयारी की गई, लेकिन देश भर में वकीलों के विरोध के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वकीलों की आपत्ति के बाद बिल में बदलाव किया जा रहा है। तो क्या है इस बिल में जिसका विरोध कर रहे हैं वकील और क्यों बैकफुट पर दिख रही है मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार एडवोकेट बिल में बदलाव को तैयार हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वकीलों को आश्वासन दिया है कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। दरअसल इस विवादास्पद विधेयक को 13 फरवरी को विधि मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था। जैसे ही ये बिल सामने आया, वकीलों में इसे लेकर गुस्सा दिखाई दिया। बिल का विरोध दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 14 से अधिक राज्यों में फैल चुका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI ने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की थी। वकीलों के फैलते विरोध के बाद सरकार ने बिल के ड्राफ्ट में ही बदलाव की बात मान ली है। कानून मंत्रालय ने BCI को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं उसके बाद अब एडवोकेट बिल का मसौदा नए सिरे से तैयार किया जाएगा। केंद्र के इस रुख के बाद अब BCI ने भी वकीलों और बार निकायों से आगे विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से दूर रहने की अपील की है। BCI ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी विवादास्पद मुद्दों की जांच की जाएगी। दरअसल नए बिल की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोक लगाती है।
इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वो वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इससे वकील उनके आजादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मांगते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।